पहले कि मैं शुरू करूँ इज़राइल गाज़ा वार के बोलने के लिए, मैं थोड़ा-सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जो अभी फिलहाल जो गाज़ा स्ट्रिप जो जहाँ पे वॉर हुआ था, ये गाज़ा स्ट्रिप इज़राइल के कब्ज़े में था फ्रॉम 1967 से लेके 2005 तक। इज़राइल का मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। 2005 में अचानक इज़राइल डिसाइड किया कि वो विथड्रॉ कर जाएगा गाज़ा स्ट्रिप से। विथड्रॉ कर जाएगा नॉट इन द सेंस कि उसको इंडिपेंडेंस दे देगा। अपने इज़राइली ट्रूप्स को गाज़ा स्ट्रिप से बाहर निकाल दिया और गाज़ा को एक तरीके से घेराबंदी में ले लिया। इट वाज़ जिसको इन लोग कह रहे हैं कि गाज़ा ब्लॉकेड, मतलब एयर, सी और लैंड तीनों तरफ से गाज़ा को ब्लॉक कर दिया। ना कोई जा सकता है गाज़ा के अंदर, ना कोई गाज़ा के अंदर से बाहर आ सकता है। इवन एयर स्पेस भी गाज़ा का ब्लॉकेटेड था। कोस्टल गाज़ा का सी कोस्ट है, इट्स ऑन द मेडिटेरेनियन सी में से लगा हुआ है गाज़ा, सी से भी ब्लॉकेटेड था। तो गुड्स भी और पीपल भी दोनों के आने जाने पे पाबंदी लगा दिया। 2005 में विड्रॉल के बाद जो एक तो पैलेस्टीनियन टेरिटरी गाज़ा है जो इजरायली कब्जे में था, जिसे इजराइल विड्रॉ कर दिया। दूसरा पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो इजरायली कब्जे में था वो है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक से इजराइल पार्शियली विड्रॉ किया, 1/3 मतलब 1/3 वेस्ट बैंक से विड्रॉ किया और इस 1/3 को इजराइल ने पीएलओ को हैंड ओवर कर दिया। 2/3 अभी भी इजराइल के कब्जे में। ये 1/3 जो पीएलओ को हैंड ओवर कर दिया गया, यहाँ पे एक पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी एक सेटअप किया गया, जिसके तहत यासर अराफात उस टाइम में जो पीएलओ के चेयरमैन थे, उन्होंने इसको गवर्न करना शुरू किया। अच्छा, यासर अराफात का इंतकाल हो गया, अर्ली 2000 में इंतकाल हो गया और फिर यासर अराफात के बाद महमूद अब्बास वो सक्सीड किए यासर अराफात को। जब इजराइल विड्रॉ कर दिया 2005 में, उसके बाद पैलेस्टीनियंस में एक डिमांड उठा कि हम लोग के पैलेस्टीनियन टेरिटरीज वेस्ट बैंक एंड गाज़ा जो पैलेस्टीनियन के हाथ में है, इसमें लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कराए, क्योंकि अराफात के वफात के बाद पीएलओ के अंदर भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस आने लगे थे, मिसमैनेजमेंट के चार्जेस आने लगे थे। तो जाहिर सी बात है, तो एक डिमांड पैलेस्टीनियंस उठा कि यहाँ इलेक्शन कराया जाए, पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन। जब इलेक्शन हुआ 2006 में, इस इलेक्शन में हमास पहली बार वर्ल्ड स्टेज में आया। इससे पहले हमास था, बट हमास सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता था। जो पॉलिटिकल अथॉरिटी था ये टोटली पीएलओ के हाथ में था। पीएलओ और पीएलओ के अंदर अल फतह है, जो सबसे मेजर ग्रुप था पैलेस्टीनियंस का, अल फतह के कंट्रोल में था। तो ये जो ऑक्युपाइड टेरिटरीज जहाँ से इजराइल विड्रॉ किए थे और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बना था, वो अल फतह के कंट्रोल में था। जब ये लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ और हमास फॉर द फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा और इनको मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हमास को मिला 2006 में। अच्छा, हमास अब तक तो सोशल सर्विस करते आ रहे थे हमास के लोग। जब ये अचानक से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए और इतना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए, ये पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक शॉक सा लगा, क्योंकि हमास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा पीएलओ के पॉलिसीज को अपोज करते आ रहा है। पीएलओ ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, 1993 में रिकॉग्नाइज करा, जिसके तहत अराफात पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी बना और अराफात एग्जाइल से लौट के आके वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। हमास शुरुआत से ही ये सारा पीस प्रोसेस के खिलाफ। हमास का कहना ये था कि जब तक इजराइल से हम लोग कॉन्क्रीट कुछ रिटर्न में ना मिल जाए, तो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे कोई ना फॉरेन पॉलिसी हमारे, ना डिफेंस हमारे हाथ में, ना सिक्योरिटी हमारे हाथ में। बल्कि क्या हो रहा है, हम इजराइल का डर्टी जॉब कर रहे हैं, बल्कि हम लोग पुलिसिंग कर रहे हैं अपने लोगों को और हैंड ओवर कर रहे हैं इजरायली पुलिस को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस कर रहे हैं इजराइल के वफात में।
एकदम वेस्टर्न पावर्स में एक सनसनी से दौड़ गया था। पूरा एंटायर यूरोप, अमेरिका, वो लोग रिफ्यूज कर दिए इस इलेक्शन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जबकि उनके ऑब्जर्वर्स आए हुए थे और ये इलेक्शन उनके ऑब्जर्वर का कहना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो डिस्पाइट दिस हमास का विक्ट्री उनको किसी तरीके से मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो इसे उन्होंने कहा कि हमास एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इससे हम किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहते। बस इसके बाद ये हुआ कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, क्योंकि हमास के लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर ज़्यादा थे, तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को मजबूरन हमास को इनवाइट करना पड़ा। इस्माइल हानिया उनको इनवाइट किया गया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब विद इन पैलेस्टाइन एक फॉर द फर्स्ट टाइम एक डिवीजन पैलेस्टीनियन मूवमेंट में नजर आने लगा। इधर महमूद अब्बास पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट थे और इधर जो अल फतह और पीएलओ से ताल्लुक रखते थे, और इधर हमास इस्माइल हानिया प्राइम मिनिस्टर थे जो हमास से ताल्लुक रखते थे। अब दोनों में एक आपस में एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। महमूद अब्बास को वेस्ट का सपोर्ट हासिल था और वेस्टर्न पावर्स हर कदम में ये चाहते रहे कि किसी तरह से ऐसा कर दिया जाए कि हमास फंक्शन ना कर पाए। तो बार बार वेस्टर्न पावर्स के कहने पर महमूद अब्बास अड़ंगा लगाते रहे। नतीजा ये हुआ कि फाइनली हमास को एक छोटा सा सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन लड़ना पड़ गया पीएलओ और अल फतह के साथ, जिसके तहत गाजा स्ट्रिप में जो पीएलओ के जो सिंपैथाइजर थे, सपोर्टर थे, उनके जो फाइटर थे, उनको हमास ने फाइनली एक छोटा सा लड़ाई लड़के उनको डिफीट करके वहां से एक्सपेल कर दिया। उसके बाद गाजा स्ट्रिप में हमास का टोटल कंट्रोल हो गया। इधर गाजा स्ट्रिप में हमास का एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा, उधर वेस्ट बैंक में पीएलओ और अल फतह जिनके सरबराह थे महमूद अब्बास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। तो नतीजा ये हुआ कि पहली बार पीएलओ के हिस्ट्री में और पैलेस्टाइन की हिस्ट्री में दो गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली चलने लगे। एक गाजा में जो हमास वाले चला रहे थे, और एक वेस्ट बैंक में जिसको बैकिंग यूएसए का था और यूरोप का था। जब हमास गाजा स्ट्रिप को टेक ओवर करती है हमास, तो इनके ऊपर तो वैसे ही पाबंदी लगा हुआ था, गाजा का ब्लॉकेड था, और ना इनके पास फिनेंशियल पावर था गवर्नमेंट चलाने के लिए, ना इनके पास कोई मिलिट्री स्ट्रेंथ था। लेकिन हमास के अंदर जो रिजॉल्व था टू लिबरेट पैलेस्टाइन, उस रिजॉल्व के तहत इन लोग शुरुआत 2-3 साल बहुत ही मतलब स्ट्रगल वाला पीरियड था फॉर हमास टू गाजा में गवर्नमेंट चलाने के लिए। किसी तरह से इन्होंने अपना रिजॉल्व दिखाते हुए 3-4 साल तक गाजा में गवर्नमेंट चलाए। और गाजा मैं बता दूं, ये शेयर्स गाजा इजिप्ट के साथ भी बॉर्डर गाजा शेयर करता है। ये इजिप्ट के बीच में तो पैलेस्टाइन, ये इजराइल आ जाता है, फिर उसके बाद वेस्ट बैंक आता है। तो पैलेस्टाइन एक कंटिन्यूस टेरिटरी नहीं है, वेस्ट बैंक है, इजराइल है और फिर गाजा है। और गाजा जो है बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। इसी इजिप्ट के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, इसी बॉर्डर के थ्रू से अंडरग्राउंड टनल से चुप चुपा के किसी तरीके से हमास बड़े मुश्किल से अपना गवर्नमेंट चलाता रहा, और एक एक, एक फाइटिंग फोर्स तैयार किया जो कि इजराइल से तो लड़ तो नहीं पाएगा। इजराइल इज अ न्यूक्लियर पावर, पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई न्यूक्लियर पावर है वो इजराइल है। और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, आर्म फोर्सेस, इजराइल का तो कोई जवाब ही नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में। लेकिन इतना हमास खड़ा कर दिया कि इजराइल को कम से कम जवाब दे सके। हमास बेसिकली हिजबुल्लाह के नक्शे कदम पे चलना चाह रहा था। हिजबुल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान में जो इजराइल को बहुत करारा जवाब दे चुका है, जिसके तहत इजराइल कई बार लेबनान पे भी हमला किया है, इन्वेजन किया है। लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल को ऐसा एक जवाब दिया 2005 में, जिसके बाद से इजराइल जो है लेबनान से बिल्कुल अपने हाथ धो लिया है और लेबनान का अफेयर में इंटरफियर नहीं करना चाह रहा है। तो हिजबुल्लाह से लेसन लर्न करने के बाद हमास जो है अपना जो फाइटिंग फोर्स है उसी टाइप का तैयार किया है ताकि इजराइल को हम चैलेंज कर सके। जब इजराइल को नजर में आया कि हमास तो गवर्नमेंट चला ही रहा है
और ये हम लोग तो सोचे थे कि ब्लॉकेट कर देंगे और विद इन 1 साल के अंदर हमास कोलैप्स कर जाएगा और ये जो गाज़ा के लोग हैं इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो फिर खाने को मिलेगा नहीं, डेली नेसेसिटीज मिलेगा नहीं ब्लॉकेट की वजह से। लेकिन ब्लॉकेट की वजह से जस्ट उसका उल्टा नतीजा देखने में मिला। या पीपल जो है पैलेस्टीनियन पीपल ऑफ गाज़ा वो हमास के एकदम स्टेडफास्ट सपोर्टर बन गए। तो नतीजा ये हुआ कि इजराइल डिसाइडेड कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, हमास को हटाने के लिए हमको डायरेक्टली इन्वेड करना पड़ेगा गाजा स्ट्रिप। तो 2008 दिसंबर में आफ्टर अच्छा एक प्लानिंग करने के बाद, नॉर्मली इजराइल जो हमेशा है उसका ये रहता है ना कि कोई एक छोटा सा इंसिडेंट को लेके एक बड़ा सा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर देता है। तो 2008 में एक हमास का रॉकेट अटैक का इंसिडेंट को लेके एंड ऑफ दिसंबर गाजा में पहली बार अपना इन्वेजन लॉन्च किया विड्रॉल के बाद। 2005 में अचानक विड्रॉ कर दिया था, उसके बाद से तो गाजा हमास का कंट्रोल में था। 2005 में पहला ऑपरेशन लॉन्च हुआ अगेंस्ट हमास, इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन। ये इजराइल तो सोचता था कि जैसे ही हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे बहुत विद इन 3-4 दिन के अंदर हमास कोलैप्स कर जाएगा और इजरायली फौज जो है दोबारा फिर काबिज हो जाएंगे गाजा पे। लेकिन इजराइल चौंक गया जब हमास के फाइटर्स जबरदस्त रेजिस्टेंस देने लगे। हालांकि जो हमेशा की तरह जो कैजुअलिटीज है, इजराइल का ये पॉलिसी रहा है कि हम अगर अटैक करते हैं तो जो कैजुअलिटी हमारे एनिमी का होगा उनका अपना एक बना के रखे एक मार्कर, इट शुड बी एटलीस्ट 20 टाइम्स। तो पहले जो 2008 का जो इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा था उसमें कैजुअलिटीज एग्जैक्टली वही 20 टाइम्स हुआ, जबकि 10 या 12 इजरायली सिविलियन एंड सोल्जर्स मारे गए, इसके तब मोर देन 1000 पैलेस्टीनियंस मारे गए पहले अटैक में। लेकिन ये जो जंग था 2 हफ्ते तक चलता रहा, टिल द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी ये जंग चलता रहा और इजराइल हमास को हरा नहीं पाया। नतीजा ये हुआ कि इजिप्ट की मीडिएशन से इजराइल को मजबूरन एक सीजफायर करना पड़ा, एक इंटरनेशनली मीडिएटेड सीजफायर। ये सीजफायर के तहत इजराइल अग्री किया कि हम अपने फौज जो ग्राउंड फोर्सेज जो ट्रूप भेजे थे हम वापस ले जाएंगे, बम्बार्डमेंट स्टॉप कर देंगे और इसके बनिस्बत हमास जो है रॉकेट फायर जो कर रहे हैं वो बंद कर देंगे इजराइल प्रॉपर। तो ये पहला जंग बिटवीन इजराइल एंड हमास इन द गाजा स्ट्रिप, ये पहला जंग एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिया हमास को कि यहाँ एक पैलेस्टाइन में एक और फोर्स उभर के आ गया है जो अनलाइक पीएलओ एंड अल फतह ये तैयार नहीं है अब झुकने के लिए इजराइल के सामने। ये इक्वल टर्म्स में इजराइल से बात करने चाह रहा है। हमास का शुरू से ये पॉलिसी रहा है कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन द कंडीशन कि इजराइल हमको भी रिकॉग्नाइज करे और 10 साल तक ये अपना सारा जो सेटलमेंट बिल्डिंग एक्टिविटी, इजराइल जो है ना जमीन हथिया लेता है वेस्ट बैंक में और वहां पे यहूदियों को लेकर सेटल कर देता है। तो हमास शुरू से ये कहता आ रहा है भाई अगर आप इधर पीस का बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं और इधर सेटलमेंट भी बनाते जा रहे हैं, तो जो जमीनी हकीकत है आप इसको तो चेंज कर रहे हैं, हर दिन आए दिन चेंज होते जा रहा है। जब फाइनली पैलेस्टाइन स्टेट कभी किसी डेट पे अगर बनेगा तो फिर ये सारे ज्यूज जो आकर सेटल हो गए इनका क्या होगा? फिर आप उस वक्त कहेंगे कि ये वापस नहीं जा सकते हैं, ये यहाँ पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं। तो इन ऐसे सिचुएशन में आप सबसे पहले जो है सेटलमेंट एक्टिविटी बंद कीजिए। पैलेस्टीनियन लैंड को आप जो मिलिट्री का नोटिफिकेशन देके पैलेस्टीनियन लैंड को आप कब्जा कर लेते हैं और फिर उसमें ज्यूज को लाके सेटल कर देते हैं, इसको आप बंद करना पड़ेगा। अच्छा, ये सेटलमेंट एक्टिविटी जो है ये वैसे भी इंटरनेशनल लॉ में इलीगल करार दिया गया है और इसके फेवर में यूरोप भी नहीं है। अमेरिका तो इसके खिलाफ कहता है लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका फंडिंग भी करता है सेटलमेंट एक्टिविटीज को। तो जब तक ग्राउंड पे कोई ठोस सेटलमेंट एक्टिविटी पे रुकावट ना आएगा तब तक कोई पीस प्रोसेस मीनिंगलेस है।
तो हमास का हमेशा शुरुआत से यही कहना है। एनीवे जब पहला गाज़ा वार हुआ और इज़राइल मजबूर हो गया हमास से नेगोशिएट करने के लिए, उसके बाद हमास का एकदम से पॉपुलैरिटी बढ़ गया। अब वेस्ट बैंक में भी पहले हमास का इतना पॉपुलैरिटी नहीं था, अब वेस्ट बैंक में धीरे-धीरे हमास का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। फ्रॉम 2009 में ये सीज़ फायर हुआ था, 2009 से 2012 3 साल तक किसी तरह से पीसफुली मामला चलते रहे और हमास का अरब वर्ल्ड में भी अब धीरे-धीरे मकबूलियत बढ़ने लगा। बहुत सारे अरब कंट्री जो पहले हमास से बातचीत नहीं करना चाहते थे, उन लोग भी नेगोशिएट करने लगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री जो हमास से ताल्लुकात बढ़ाने लगा वो था कतर। लेकिन अभी भी मेजर अरब कंट्रीज लाइक जिनका बहुत से है अरब अफेयर्स में, लाइक इजिप्ट, लाइक सऊदी अरेबिया, ये सब हमास से नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं थे। सऊदी अरेबिया का अपना मजबूरी था। सऊदी अरेबिया चूँकि प्रो वेस्टर्न है और मिलिटेंट इस्लाम से खुद डरा हुआ रहता है, तो सऊदी अरेबिया हमास को लेजिटिमेसी देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अदर अरब कंट्रीज से, अरब पार्टीज एंड फोर्सेस से, लेबनान में हिजबुल्लाह था, उससे बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। हमास का सपोर्ट सीरिया से मिलने लगा। इसी बीच 2012 में आपका अरब स्प्रिंग का शुरुआत होता है। अरब स्प्रिंग एक मूवमेंट था फॉर जमहूरियत के लिए। वो स्टार्ट हुआ तुनिशिया में, धीरे-धीरे फैलते-फैलते इजिप्ट तक पहुंचा। अब जब अरब वर्ल्ड अरब स्प्रिंग में मुब्तला हो गया और एक खलफिशार फैलने लगा, इसका फायदा उठा के अचानक इजराइल जो है 2012 में सेकेंड इन्वेजन ऑफ गाजा, ये इस उम्मीद से अगेन कि अभी अरब वर्ल्ड तो अरब स्प्रिंग में पूरा उलझा हुआ है और हमास को सपोर्ट करने के लिए ना किसी के पास फुर्सत है, ना किसी के पास एनर्जी है। और खासतौर से सीरिया, जिसमें अरब स्प्रिंग 2012 में स्टार्ट हो गया था, जो एक बहुत जबरदस्त सपोर्टर था हमास का, सीरिया अरब स्प्रिंग में उलझा हुआ है। यही मौका है इसी वक्त गाजा में इन्वेड करके हमास का तख्ता पलटना। लेकिन लाइक 2012 भी फेलियर में एंड हुआ। इजराइल के चाहने के बावजूद भी और पूरी ताकत झोंक दिया सेकेंड गाजा वार में, लेकिन हमास को डिसलॉज नहीं कर पाए। फिर इजिप्ट के इंटरवेंशन से और मीडिएशन से इनको दोबारा सीज फायर करना पड़ा। 2 बार एक ऐसा डिफीट नहीं, मतलब आप एक छोटे से फोर्स को आप डिसलॉज नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से आपका डिफीट ही हुआ ना भाई। तो 2 बार कोशिश करने के बावजूद जब नहीं हो पाया, तो इजराइल ने फिर फॉर 2012 में ये प्रोजेक्ट को अभी रोक के अपना सारा एनर्जी जो है डायरेक्ट किया सीरिया की। इस तरह से सीरिया अगर सिविल वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सीरिया वाला सबसे जो बहुत अहम सपोर्टर था हमास का, फिर हमास को बाहर से सपोर्ट जो है ड्राई अप हो जाएगा, ये उनका उम्मीद था। तो खैर एनीवे 2014 नेक्स्ट 2 इयर्स में सीरिया में सिविल वॉर तेज पकड़ती है और रेफ्यूजी क्राइसिस और दुनिया जहाँ का वहाँ पे बदअमनी फैल जाता है, वेस्टर्न इंटरफेरेंस, और सीरियन जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वर्चुअली कोलैप्स कर जाती है। हमास के जो फाइटर्स जो सीरिया में ट्रेनिंग ले रहे थे, हमास का हेडक्वार्टर खालिद मशाल जो दमास्कस में रह रहे थे, छोड़ के सीरिया दे हैड टू उनको शिफ्ट करना पड़ा कतर, क्योंकि सीरिया हैड बिकम बहुत एक डेंजरस प्लेस बन गया था टू कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज फ्रॉम दमास्कस। कतर में किसी तरह से ये रिलोकेट किए और किसी तरह से अपने मूवमेंट को बचते बचाते ये अपना गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहे। फिर 2014 में हम लोग देखते हैं कि इजराइल तीसरे बार अटेम्प्ट लेता है हमास को डिसलॉज करने के लिए गाजा से। तो 2014 का जो गाजा वार था, ये पिछले दोनों वॉर से काफी बड़ा था और उसका स्केल भी बहुत बड़ा था और उसमें कैजुअलिटी भी बहुत हुए। तकरीबन 2100 से 2200 के बीच में पैलेस्टीनियन मारे गए इसमें, और इजरायली कैजुअलिटीज भी लगभग 100 के आसपास हुआ। ये अनइक्वल कैजुअलिटीज होने के बावजूद और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इतने बड़े पैमाने पे हुआ कि एंटायर गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया इजराइल बॉम्बिंग कर करके।
लेकिन डिस्पाइट दिस, जब इंटरनेशनल आउटक्राई बहुत बढ़ने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, डेविड और गोलियत का मैच चल रहा है यहाँ पे, पूरा नेस्तनाबूद कर चुका है, लेकिन स्टिल फाइट इज गोइंग ऑन। और हमास का जो ये क्रूड मिसाइल से जो अटैक करते थे इसराइल को, रॉकेट अटैक्स, ये स्टिल कंटिन्यू। इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म जब बहुत उरूज पे हो गया तो इसराइल के पास अब कोई चारा नहीं रहा। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार उनको हमास से फिर आके नेगोशिएट करना पड़ा एक सीज फायर। तो 2014 का सीज फायर वही सीज फायर था जो चलता रहा 2021 तक। फॉर कितना 7 तक ये सीज फायर लागू रहा। इन 7 साल में हमास का मकबूलियत पैलेस्टीन में और बढ़ता गया, और इन 7 सालों में पीएलओ, अल फतह, ये सब जो है धीरे धीरे पैलेस्टीन के बीच में अपना मकबूलियत होते रहे, और वर्चुअली लोग दे लॉस्ट टच विद रियलिटी। मतलब पैलेस्टीनियन जो पब्लिक है उनके टच में ही नहीं रह रहे थे पीएलओ और अल फतह। अब या महमूद अब्बास जो अरफात के बाद प्रेसिडेंट बने थे, ना कोई इलेक्शन हुआ इस बीच में, ना कोई रेफरेंडम हुआ इस बीच में, वो कंटिन्यू करते रहे एज प्रेसिडेंट। महमूद अब्बास इस नाउ तकरीबन 85 या 86 साल के हो चुके हैं, और वो सिर्फ प्रेसिडेंट बने बैठे इसलिए हैं कि वेस्ट चाह रहा है कि वही प्रेसिडेंट है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो ये बिल्कुल साफ है कि अल फतह और पीएलओ ये कहीं स्टैंड नहीं कर पाएंगे, इवन इन वेस्ट बैंक में भी। तो ऐसे हालात में वेस्ट का भी दबाव पड़ रहा है कि साहब आप एड ले रहे हैं और आप इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, महमूद अब्बास पे दबाव पड़ रहा है, और सारा पीस प्रोसेस जो है पूरा एकदम बंद पड़ा है। जो 1993 में यासिर अराफात जो पीस प्रोसेस स्टार्ट किए थे, वो पीस प्रोसेस पिछले 7-8 साल से 2014 का इसराइल का गाजा वार के बाद से एकदम बंद पड़ा है। उसमें कोई ना नेगोशिएशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और ये जो पैलेस्टीनियन जो पीएलओ एलिट है, ये बस अपना मनमानी एक तरीके से चला रहे हैं, कोई लेजिटिमेसी नहीं है। दे हैव लॉस्ट ऑल लेजिटिमेसी अमंग द पैलेस्टीनियंस। तो ऐसे हालात में जब एक नया इलेक्शन का बातचीत होने लगा कि इलेक्शन करवाया जाए पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में, वेस्ट बैंक में, गाजा में, तो पीएलओ और अल फतह, उनको तो पता है कि जिस दिन इलेक्शन हुआ, जो महमूद अब्बास भी हैं वो भी साफ हो जाएंगे, और ये हमास के रिप्रेजेंटेटिव पूरा दे विल स्वीप द इलेक्शंस। इजराइल को भी ये बात पता है। अच्छा, इजराइल में भी एक लेजिटिमेसी का क्राइसिस चल रहा है। लेजिटिमेसी का क्राइसिस का मतलब ये हुआ कि पिछले आप देखे होंगे 2-3 साल से इजराइल में कई जनरल इलेक्शन हो चुके हैं और किसी को एक क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिल रहा है। नेतन्याहू बार बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, 6 महीना, साल भर, 8 महीना गवर्नमेंट चलता है, फिर कोलैप्स कर जाता है। और किसी इलेक्शन में एक डिसिसिव नतीजा नहीं निकल के आता है कि हाँ इन नेतन्याहू को क्लियर कट मेजोरिटी मिल गया या उनके ओपोनेंट को मिल गया कि गवर्नमेंट एक स्टेबल बन पाए। अभी फिलहाल क्या हुआ था, नेतन्याहू चौथे बार उनका गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया, और फिर अब नया इजरायली इलेक्शन का बारी आ गया। जब भी इजराइल में इलेक्शन का टाइम आता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको सबसे आसान तरीका क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू रेज करो, पैलेस्टीनियंस को एज एनिमी डिक्लेयर कर दो, और इजराइल को खतरा है पैलेस्टीन से, ये कैंपेन का थीम बनाओ। तो इसी तो अटेंशन अपना जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, उनका इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, कोविड की वजह से उनका भी इकोनॉमी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, और उनका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम से ध्यान बटाने के लिए अचानक नेतन्याहू जो है वो एक्सट्रीम उनका जो फ्रिंज एलिमेंट्स है इजरायली सोसाइटी में, उनको यूज करने शुरू कर दिए, और जेरूसलम में जो एक पर्टिकुलर क्वार्टर है जिसको इन लोग विकेट करा के कब्जा करना चाह रहे थे, उसको बढ़ावा देने लगे। अब जब जेरूसलम का इशू, तो बेसिकली एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स था ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए और इधर चला जाए जेरूसलम के ऊपर। जेरूसलम तो ऑलरेडी इजराइल के कब्जे में है, 3/4 ऑफ जेरूसलम, जो वेस्ट जेरूसलम है वो इजराइल के कब्जे में है। ईस्ट जेरूसलम जो 1/4 ऑफ जेरूसलम है, वो ओल्ड सिटी जो कहलाता है, वॉल्ड सिटी,
वो पैलेस्टीनियंस के कब्जे में है। अब वर्ल्ड सिटी से भी इजराइल चाहता है कि धीरे धीरे करके पैलेस्टीनियंस को यहाँ से खदेड़ दिया जाए और वहाँ का लैंड को जूइश सेटलर्स को दे दिया जाए। तो यही जो क्राइसिस अभी स्टार्ट हुआ था अल-अक्सा मॉस्क के कंपाउंड के पास, इसी क्राइसिस से धीरे धीरे जो बढ़ते 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 गाजा वॉर तक लीड कर गया। हमास रियलाइज किया कि अल-फतह की तरफ से तो पीएलओ की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा था। महमूद अब्बास एकदम खामोश थे। जो बेचारे जिनका मकान या जमीन जा रहा था वही ऑन द ग्राउंड वो लड़ रहे थे, और प्लस जेरूसलम के जो पैलेस्टीनियन रेसिडेंट्स हैं उन्हीं वही लाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनका लाचारी देखते हुए हमास ने अल्टीमेटम दिया कि आप ये बंद कीजिए, कब्जा करने का सारा सिलसिला बंद कीजिए, और एल्स देयर इज गोइंग टू बी रिन्यूड। तो ये जो फोर्थ गाजा वार है, ये गाजा वार है शोन कि हमास को आप इग्नोर करके किसी भी किस्म का पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर जावेद इकबाल साहब, एसआईडी पीस की तरफ से हम बहुत मकरूज हैं आपके कि आपने अपने कीमती वक्त में समय टाइम दिया और इस बहुत अहम मुद्दे पे इजराइल गाजा वार में क्या पॉलिसीज हैं इजराइल की, किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह का ताल्लुक है, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में कैसे तब्दीलियां लाई, इजिप्ट में और सीरिया में क्या तरीका अख्तियार किया गया, आपने बताया। जज़ाकल्लाह खैर है, मैं आपका बहुत बहुत मकरूज हूँ सहयोग की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू।